अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज हमारा एक और न्यू लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं टेबल ड्रिवन एजेंट्स के बारे में। और उससे पहले हमने एक वीडियो में बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स की, शायद आपको याद हो, जिसमें हमने टेबल ड्रिवन एजेंट्स, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, मेमोरी बेस्ड एजेंट्स और गोल बेस्ड एजेंट्स और फाइनली यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि 5 जो है वो मेन टाइप्स हैं एजेंट्स की, तो हमने उनको सिंपल सा ओवरव्यू तो ले लिया था, लेकिन अब उनको थोड़ा और हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे टेबल ड्रिवन एजेंट्स के हवाले से। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, आप देख सकते हैं कि टेबल लुकअप्स फॉर परसेप्ट एक्शन पेयर्स मैपिंग फ्रॉम एवरी पॉसिबल परसीव्ड स्टेट टू द ऑप्टिमल एक्शन फॉर दैट स्टेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि टेबल ड्रिवन एजेंट्स जो है, यहाँ पर होता क्या है कि एक मशीन है जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम आप कह सकते हैं डिज़ाइन हुआ है। अब वो मशीन क्या करती है, वो जनरेट करती है ऑल पॉसिबल स्टेट्स। ठीक है, ऑल पॉसिबल स्टेट्स उसने जनरेट किया, उसके बाद वो कोई ना कोई एक्शन लेती है टू विन द गेम फॉर ऑन एवरी स्टेज। अब उसने जो ऑल पॉसिबल स्टेट्स जनरेट किए थे किसी भी गेम को विन करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन के ऊपर या एक जगह पर नहीं करती वो, बल्कि जब जब उसकी टर्न आती है, जैसे कि हमने बात की थी कि जो टेबल ड्रिवन एजेंट्स है, नाम से पता चल रहा है टेबल, ये जो है वो टेबल पर बेस करते हैं और बोर्ड गेम्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बोर्ड गेम्स में जब जब टर्न आती है उनकी, तो वो हर उस टर्न के ऊपर ऑल पॉसिबल स्टेट्स जनरेट करते हैं और फिर देखते हैं कि मुझे किस टाइप का एक्शन लेना है ताकि मैं अपने फाइनल स्टेट पर, या आप कह सकते हैं कि मैं गेम को विन कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं या फिर लिमिटेशंस क्या हैं? लॉन्ग टाइम टू बिल्ड द टेबल, थोड़ा यहाँ पर जब हर स्टेट के ऊपर, हर टर्न के ऊपर ऑल पॉसिबल स्टेट्स जनरेट हो रही हैं, तो टेबल को जनरेट करने में, बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, टू बिग टू जनरेट एंड स्टोर। अच्छा, जब हर टर्न पर स्टेट्स जनरेट हो रही हैं, तो लाजमी सी बात है बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है। अब उसको डेटा जनरेट हो रहा है तो उसको स्टोर भी करना है। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, चेस हैज़ अबाउट 10 पावर 120 स्टेट्स, मतलब कि एक टर्न के अंदर उसको इतनी स्टेट्स जनरेट करनी पड़ती हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना टाइम वो ले सकता है। अच्छा, ये मशीन के ऊपर हो रहा होता है तो ये नैनो सेकेंड्स में हो रहा होता है, लेकिन फिर भी टाइम तो लेता है ना। और फिर इतने बड़े डेटा को, इतने बड़े टेबल्स को स्टोर करने के लिए जगह भी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत इसकी प्रॉब्लम है। नो नॉलेज ऑफ नॉन परसेप्चुअल पार्ट्स ऑफ द करंट स्टेट्स, यहाँ पर नॉलेज कोई इंक्लूड नहीं होती। नो अडेप्टिव टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, रिक्वायर्स इंटायर टेबल टू बी अडेप्टेड इफ चेंजेस अकर। वो खुद से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो बस फिक्स्ड है, जो उसमें प्रोग्रामिंग फिक्स कर दी वो उसी के बेस पे काम करते हैं। लूपिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। कैन नॉट मेक एक्शंस कंडीशनल ऑन प्रीवियस एक्शंस स्टेट, यहाँ पर कोई लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई कॉग्निशन नहीं होती, तो इस वजह से वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर कोई नई एक्शंस या आप कह सकते हैं नई डिसीजंस नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पर ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये दिखाया गया है कि ये फॉर एग्जांपल एक बोर्ड गेम है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स है। अब यहाँ पर टिक टैक टू की एग्जांपल है। ये टिक टैक टू हमें पता है, जिसको हम कटम ज़ीरो कहते हैं, बचपन में बहुत खेला करते थे स्कूल्स में, और मैंने तो बहुत खेला है कटम ज़ीरो अपने दोस्तों के साथ। तो अच्छा, इसमें उस वक्त हमें नहीं पता होता था कि कटम ज़ीरो में जब इतनी ज़्यादा अगर हम मशीन के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करें तो किस तरह से वो टेबल्स जनरेट होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल टर्न के ऊपर उसने पॉसिबल स्टेट्स जनरेट किए हैं कि या तो मैं यहाँ पर टर्न दे सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा सकता हूँ, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर। ये हर पॉसिबल स्टेट उसने लगा कर देखी है। फिर सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर इस वाले पर उसने अगर टर्न दी है, यहाँ पर क्रॉस लगाया है, अब सामने वाले की बारी वो ज़ीरो लगाएगा, तो ज़ीरो वो कहाँ कहाँ लगा सकता है, या तो वो यहाँ पर लगाएगा या फिर इधर लगाएगा। तो मतलब इस टाइप से मतलब उन्होंने ऑल पॉसिबल स्टेट्स को किस तरह से जनरेट किया जाता है, ये एक उसका छोटा सा एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर डॉट डॉट से इसका मतलब ये कि ये कॉन्टिन्यू है, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया। इसी तरह से ये जो लेंथ में डॉट डॉट्स दिए बीच में, ये यहाँ पर चल रहा है, ख़त्म नहीं हो गया, फाइनली जाकर कहीं गेम जाकर ख़त्म होता है। तो मतलब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्टेट्स को ये जनरेट करता है। तो जब इतने टेबल्स जनरेट कर रहा है तो उसके लिए स्टोरेज भी चाहिए, उसके लिए टाइम भी चाहिए। तो ये हमारे पास टेबल ड्रिवन एजेंट्स का कॉन्सेप्ट था। और सेकंड टाइप ऑफ एजेंट है और इसका नाम है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की। पॉसिबली द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एजेंट्स, these agents select actions on the basis of current percept
इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत सिंपल टाइप के एजेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। और इसके अलावा ये एजेंट्स क्या करते हैं, करंट जो उन्हें इनपुट मिलता है, करंट जो परसेप्ट लेते हैं वो एनवायरनमेंट का, उसके हिसाब से एक्शन करते हैं। अब प्रीवियसली हिस्ट्री में उन्होंने जितने भी परसेप्ट उनको मिले थे, जितने भी उनको इनपुट्स मिले थे, उनका एक्सपीरियंस इनके पास नहीं होता ये स्टोर ही करके नहीं रखते, ठीक है। इनकी डिज़ाइनिंग कुछ इस टाइप की होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ करंट परसेप्ट की बेस पर, करंट इनपुट की बेस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑन दी इन्वायरमेंट। कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, प्रॉब्लम्स है स्टिल यूजुअली टू बिग टू जनरेट एंड स्टोर। अभी भी सेम यहाँ पर यही प्रॉब्लम है जो कि टेबल ड्रिवन एजेंट्स में थी। यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम थी कि इनको स्टोर करने में काफ़ी टाइम और वक्त लगता था और काफ़ी स्टोरेज भी लगती थी। सेम प्रॉब्लम इज़ हियर, स्टिल यूजुअली टू बिग, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और फिर इनको जनरेट करने में और फिर स्टोर करने में थोड़ा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। स्टिल नो नॉलेज ऑफ नॉन परसेप्चुअल पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। अच्छा हाँ, ये जो है वो एक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उस नॉलेज कोई नहीं है इसके अंदर, इनकी ये कोई उसके थ्रू लर्निंग नहीं कर रहे, कोई नॉलेज जनरेट नहीं कर रहे। स्टिल नॉट अडेप्टिव टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ रूल्स टू बी अडेप्टेड इफ चेंजेस अकर, स्टिल कैन नॉट मेक एक्शंस कंडीशनल ऑन प्रीवियस स्टेट्स। वही बात कि मतलब यहाँ पर इनमें कोई अडेप्टेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, कोई कॉग्निशन नहीं है, तो बस जो इन्हें इनपुट मिल रहा है उसकी बेस पर ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उस जो इनपुट मिला था फिर उसको वेस्ट कर दिया, ज़ाया कर दिया, ठीक है। प्रीवियस स्टेट्स जो इनके पास थी वो भी इनके पास नहीं होती जिसकी बेस पर ये कुछ नया सीख सकें। अच्छा, टेबल ड्रिवन एजेंट्स और का आर्किटेक्चर है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि सेंस कर रही है अपने सेंसर्स के थ्रू व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, ठीक है। फिर ये सोचते हैं व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ। सेंसर्स के थ्रू इन्होंने जो है वो देखा, उसको इनपुट लिया, देन अपने इफेक्टर्स के थ्रू उसके ऊपर कोई एक्शंस करते हैं। अब एक्शंस जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर होता है, सेंस कर रहे हैं ये भी इन्वायरमेंट से कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं वो भी इन्वायरमेंट के ऊपर कर रहे हैं। और यहाँ पर कंडीशन एक्शन रूल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। मतलब ये कि ये हमारे पास आप कह सकते हैं कंडीशन एक्शन रूल्स के ऊपर काम करते हैं। इट हैज़ इफ़ एंड एल्स ब्लॉक्स, इफ़ और एल्स के ऊपर यहाँ पर काम हो रहा होता है। और ज़्यादातर अगर हम इनके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें ना तो ज़्यादा इनबॉक्स में ईमेल सॉर्टिंग का जो काम होता है और स्पैम फिल्टरिंग का जो काम होता है वहाँ पर इस टाइप के एजेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट भी हमारे पास TRA की तरह है, टेबल ड्रिवन एजेंट्स की तरह है। इंटरनल लॉजिक डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट इन दोनों का सेम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम इस तरह से है कि यहाँ पर यू हैव टू डिफाइन ऑल दी पॉसिबल सिनेरियोज, जैसे कि हमें टेबल ड्रिवन एजेंट्स में करना पड़ रहा था। अब ये आर्किटेक्चर हमें ये दिखा रहा है हाउ द एजेंट्स ऑपरेट्स। ये टेबल ड्रिवन एजेंट और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स का आर्किटेक्चर है। कोई आपसे कहे कि आप टेबल ड्रिवन का आर्किटेक्चर ड्रॉ करें तो भी आप ये करेंगे, और कोई आपसे कहे कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का आर्किटेक्चर ड्रॉ करें तो भी आप ये करेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो कंडीशन एक्शन रूल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ इनपुट ले रहे होते हैं सेंसर्स के थ्रू और इन्वायरमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने इफेक्टर्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनकी थोड़ी बहुत आपको कह सकते हैं आप इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है वो दिखाइए। स्टैटिक रूल्स यूज़ होते हैं, कंडीशन एक्शन रूल्स यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट इनपुट परसेप्ट करते हैं इनपुट, देन उसको रूल्स कंडीशन एक्शन रूल्स की बेस के ऊपर रूल्स बनाते हैं और फिर एक्शन करते हैं और फाइनली कोई ना कोई एक्शन रिटर्न में मिलता है। अ सिंपल एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स रिएक्टिव एजेंट्स इज़ द ऑटोमेटिक मेल फिल्टर। जैसे मैंने आपको बताया द ईमेल स्पैम द ईमेल सिस्टम प्रोसेस। ईमेल सिस्टम प्रोसेसेस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ईमेल की सॉर्टिंग हो रही होती है, ऑटोमेटिक हो रही होती है, तो वहाँ पर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। दिस मेल फिल्टर्स एग्जामाइन ईच ईमेल as it arrives and compare it against as a set of rules or templates and classifies it accordingly. A common use for such systems is to reject so-called junk mail or spam. Sometimes क्या होता है कि किसी ने हमें मेल भेजा और वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको जंक मेल कंसीडर कर लेता है। क्या होता है कि जब भी कोई ईमेल आता है वो उसको कंडीशन और रूल्स की बेस के ऊपर कंपेयर करता है। अगर उसको फील होता है कि ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है तो वो उसको स्पैम और जंक मेल में डाल देता है। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक मेल फिल्टर काम करता है जिसमें हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का कंसेप्ट यूज़ हो रहा होता है। मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर यूज्ड टू रूट ईमेल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट अ
Consumer can send an email to a central mail address and the system will determine to which department within the company to send the mail based on its content. Sometimes ऐसा भी होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब कोई मेल आया है तो वो उसके बेस के ऊपर सॉर्ट आउट करता है। मैंने आपको बताया ना कि ईमेल सॉर्टिंग के लिए भी यूज़ होता है, अब उसको सॉर्ट आउट करता है कि ये किस डिपार्टमेंट के लिए आया। उसको कैसे पता चलता है कि ये HR डिपार्टमेंट के लिए आया है या फिर ये सेल्स डिपार्टमेंट के लिए आया है। तो बेसिकली उसको उसके कंटेंट के बेस के ऊपर पता चलता है, उसके कंटेंट के बेस के ऊपर वो उसमें से रूल्स मैच करता है, स्टेट्स मैच करता है और फिर कोई ना कोई एक्शन लेता है। तो यहाँ पर एक और स्लाइड है। अ रिएक्टिव एजेंट डज नॉट टेंड्स टू परफॉर्म वेल व्हेन इट्स एनवायरनमेंट चेंजेस और व्हेन समथिंग हैपेंस दैट हैज़ नॉट बीन टोल्ड अबाउट सम। अच्छा, जो चीज़ें उसको बता दी गई हैं उसमें तो बहुत अच्छा जो है वो रिएक्शन कर लेता है, रिएक्ट कर देता है, एक्शन परफॉर्म कर देता है। लेकिन जो चीज़ें उसको पहले से नहीं बताई गई, उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, उसकी स्टेट्स चेंज हो गई, तो फिर उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक्शंस लेने में। और समटाइम्स वो रॉन्ग एक्शंस भी ले सकता है इस कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल, एन ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम माइट हैव प्रॉब्लम्स व्हेन इट रिसीव्स एन ईमेल दैट इज़ इंटायरली इन चाइनीज़। अब फॉर एग्जाम्पल कोई चाइनीज़ में ईमेल आ गया, अब उसको चाइनीज़ की तो उसमें प्रोग्रामिंग नहीं हुई हुई, अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये फलाना डिपार्टमेंट के लिए आया है या ये HR डिपार्टमेंट के लिए आया है। उसको कैसे पता चलेगा कि ये मुझे जो है वो स्पैम में डालना है या फिर किसी और को सेंड, मतलब इस टाइप की जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो इसमें स्टोर नहीं है, उसमें उसको डिसीजंस लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। न्यू रूल्स कैन ऑफ कोर्स बी रिटन टू डील विद सच सिचुएशंस। माइट इट बी मोर डिज़ायरेबल टू हैव एन एजेंट दैट कैन लर्न टू अडेप्ट न्यू सिचुएशंस। न्यू सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए कोई इस टाइप की सिचुएशंस आ जाए तो उसके लिए फिर उनको न्यू रूल्स बनाने पड़ते हैं, उसको रिटन करना पड़ता है उस एजेंट के अंदर, ताकि वो उसकी बेस के ऊपर एक्शंस ले सके। एजेंट्स विथ मेमोरी एजेंट्स, वो एजेंट्स जिनको आप मॉडल बेस्ड एजेंट्स भी कह सकते हैं। कहीं पर आप नाम लिखा हुआ देखें मॉडल एजेंट्स तो आप समझ जाइएगा कि मेमोरी बेस्ड एजेंट्स के हवाले से बात हो रही है, या फिर अगर आप कहीं पर नाम लिखा हुआ देखें एजेंट्स विथ मेमोरी तो भी आप समझ जाइएगा कि मॉडल बेस्ड एजेंट्स के हवाले से बात हो रही है। दोनों का सेम ही मीनिंग है। अच्छा, मॉडल बेस्ड एजेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम रिकैप देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स कौन से होते हैं, इसमें कौन सी लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है, उसका हमने ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से आप कह सकते हैं कि इनपुट्स लेता है, कंडीशन एक्शन रूल्स के बेस के ऊपर एक्शंस लेता है, ये हमने डिस्कस किया था और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी इसकी चेक की थी। अच्छा, अब आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एजेंट्स विथ मेमोरी और इंटरनल स्टेट्स, जिसको आप मॉडल बेस्ड एजेंट्स भी कहते हैं। An effective way to handle the shortcomings of the previous two agents is to fashion an agent that keeps track of the part of the world that he cannot see right now. मेमोरी बेस्ड एजेंट्स में ना आप ये अपने जहन में बिठा लें कि जो दो लिमिटेशंस पिछले वाले एजेंट्स में थी वो यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर एडिशन है एक तरह से। मॉडल बेस्ड एजेंट्स में आपको स्टोरेज एरिया भी मिल जाता है और डेटाबेस भी मिलता है, ठीक है। डेटाबेस मतलब कि ये अपने परसेप्ट सीक्वेंस को, जो कि इसके पास हिस्ट्री होती है, ये इनपुट्स लेता जा रहा है, उसको स्टोर करता जा रहा है, और जब उसको उसी टाइप की कोई नई कंडीशन मिलती है, नई सिचुएशन इसके सामने आती है, तो भी ये वो सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को भी यूज़ करता है और फिर नई कंडीशन को भी यूज़ करते हुए, नए इनपुट को भी यूज़ करते हुए एक्शन लेता है अपनी, आप कह सकते हैं मेमोरी को यूज़ करते हुए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉलेज भी इंक्लूड है, थोड़ी बहुत लर्निंग भी इंक्लूड है। ओके, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए ये परसेप्ट सीक्वेंस यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। द एजेंट शुड मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल स्टेट that depends on the perceived history and thereby reflects at least some of the unobserved aspects of the current states। वही बात जो भी मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर इंटरनल स्टेट्स जो होती हैं वो क्या करता है, उनको मेंटेन कर रहा होता है अपने पास, अपने डेटाबेस के अंदर, और परसेप्ट हिस्ट्री को यूज़ करते हुए वो नई सिचुएशंस में बिहेव करता है। ओके, in quote, internal state of the world to remember the past as contained in earlier percepts needs it because sensors do not usually give the entire state of the world at each input, so perception of the environment is captured over time। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो उसको जो करंट इनपुट मिला है इन्वायरमेंट से,
जो उसने सेंस किया है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, लेकिन जो उसको प्रीवियस हिस्ट्री में जो इनपुट्स उसने गैदर किए थे, जो उसके पास स्टोर होकर रखे हुए हैं, उनकी बेस के ऊपर वो उसमें से ज़्यादा नॉलेज रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्ट कर सकता है। स्टेट इज़ यूज टू इनकोड डिफरेंट वर्ल्ड स्टेट्स that generates the same immediate percept, requires ability to represent change in the world. One possibility is to represent just the latest state, but then cannot reason about the hypothetical courses of actions. अगर मैं इसको आर्किटेक्चर के थ्रू समझाऊँ तो थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये इन्वायरमेंट है और ये हमारे पास एजेंट है। एजेंट के पास कुछ सेंसर्स हैं, कुछ इफेक्टर्स हैं। इन्वायरमेंट में से वो अपने सेंसर्स के थ्रू कुछ ना कुछ इनपुट ले रहा है और सोच रहा है कि व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ। अब क्या होता है कि यहाँ पर उसके पास स्टेट्स भी हैं, उसको ये भी पता है हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स और व्हाट माई एक्शंस डू। अगर मैं ये एक्शन लूँगा तो मेरा एक्शन क्या करेगा, अगर मैं ये एक्शन लूँगा तो मेरा एक्शन क्या करेगा, ठीक है। उसको ये भी पता है, ये सारी चीज़ें पता है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, हाउ व्हाट माई एक्शंस डू, और उसके पास सारी स्टेट्स भी मौजूद हैं पहले से ही। तो अब वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है अपने इफेक्टर्स के थ्रू इन्वायरमेंट के ऊपर, और कंडीशन एक्शन रूल्स को यूज़ करते हुए। जैसे कि उसको पता था कि पहले की स्टेट्स भी उसके पास मौजूद थी, नई इनपुट भी उसके पास आ गया, अब वो कंडीशन एक्शन रूल्स की बेस के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेता है। आपको इस स्लाइड से ये चीज़ और समझ आएगी। देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द करंट वर्ल्ड स्टेट्स हैं, उसके पास स्टेटिक स्टेट्स हैं, ठीक है, कुछ रूल्स है उसके पास, सेट ऑफ कंडीशन एक्शन रूल्स हैं। वो अपने स्टेट्स को अपडेट करता रहता है अपने परसेप्ट्स की बेस के ऊपर। रूल्स जो है वो मैच करता है, वो स्टेट रूल्स को यूज़ करते हुए कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है और फिर अपने स्टेट्स को अपडेट भी करता रहता है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास मेमोरी और इंटरनल स्टेट एजेंट जो है वो काम करता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इतना भी अपने ध्यान में रख सकते हैं कि जो मॉडल बेस्ड एजेंट्स है, यहाँ पर स्टोरेज एरिया होता है, डेटाबेस एरिया होता है। ये क्या करता है, ये जितना भी इसको इनपुट्स मिल रहे होते हैं उन सबको स्टोर करके रख रहा होता है, और जब इसको किसी ना किसी सिचुएशन के ऊपर एक्ट करना होता है तो ये प्रीवियस सारी हिस्ट्री को यूज़ करते हुए, नए इनपुट को यूज़ करते हुए कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। आज हम एक और टाइप ऑफ एजेंट के बारे में बात करेंगे और उस एजेंट का नाम है गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट को डिस्कस करने से पहले रिकैप देख लेते हैं। रिकैप में हमने बात की थी एजेंट्स विथ मेमोरी, जिनको हम मॉडल बेस्ड एजेंट्स भी कहते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में वॉच कर सकते हैं जाकर। यहाँ पर हमने इसका आर्किटेक्चर भी डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, आज की वीडियो की तरफ आ जाते हैं और बात करते हैं गोल बेस्ड एजेंट की। अच्छा, जैसे कि हमारे पास याद है आपको, हमने बताया था कि मॉडल बेस्ड एजेंट में स्टोरेज की कैपेबिलिटी थी, ठीक है। वो अब यहाँ पर गोल बेस्ड एजेंट में कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं बात करते हैं। देखो, चूज़ एक्शंस सो एज टू अचीव अ गिवन और कंप्यूटेड गोल। गोल बेस्ड एजेंट जो भी एक्शन लेता है ना, वो इस बेस पर लेता है कि मुझे किसी ना किसी तरह से अपना गोल अचीव करना है। उसको बताया जाता है कि आपका गोल ये है, आपको इस स्टेट पर पहुंचना है। अब वो उस स्टेट पर कैसे पहुंचेगा, ये सारी चीज़ें वो सोचता है, थिंक करता है। अ गोल इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिज़ायरेबल सॉल्यूशन। डिज़ायरेबल सॉल्यूशन का मतलब कि डिज़ायरेबल सिचुएशन का मतलब ये कि मुझे मेरी डिज़ायरेबल सिचुएशन क्या है, मुझे पहुँचना कहाँ पर है, मेरी फाइनल स्टेट कौन सी है, ठीक है। वो होती है गोल स्टेट, या उसको आप कह सकते हो गोल। कीपिंग ट्रैक ऑफ द करंट स्टेट इज़ ऑफन नॉट इनफ, नीड टू ऐड गोल्स टू डिसाइड विच सिचुएशंस आर गुड। यहाँ पर क्या होता है, इसका मकसद मुझे गोल स्टेट पर पहुँचना है, तो उसके लिए ये अपने करंट स्टेट्स का ट्रैक जो है वो मेंटेन करके रखता है। इसके पास परसेप्ट हिस्ट्री भी होती है, परसेप्ट सीक्वेंस भी होता है, यानी कि जो भी उसको इनपुट्स मिल रहा है वो उसको स्टोर करके रखता है और फिर नई सिचुएशंस में उसको उस प्रीवियस हिस्ट्रीज़ के बेस के ऊपर, नए इनपुट के बेस के ऊपर एक्ट करता है। और फिर ये सोचता है, ये कहता है कि अगर मुझे कोई बेनिफिशियल एक्शन नहीं मिल रहा तो फिर मैं एक्शन क्यों लूँ। मैं एक्शन तभी लूँ जब मुझे मेरे डिज़ायरेबल सिचुएशन के ऊपर पहुँचना है, ठीक है। इसके अलावा डिलिबरेटिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। गोल बेस्ड एजेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास डिलिबरेटिव एजेंट्स होते हैं, रिएक्टिव एजेंट्स नहीं होते। गोल बेस्ड एजेंट्स जो है वो हमारे पास रिएक्टिव एजेंट्स नहीं होते बल्कि डिलिबरेटिव एजेंट्स होते हैं।
may have to consider long sequence of possible actions before deciding its goal is achieved, involves consideration of the future, what will happen if I do। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर थिंकिंग पावर अवेलेबल होती है, वो थिंक कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि मैं अगर ये एक्शन लूँगा तो फिर होगा क्या मैं अपने गोल स्टेट पे पहुँचूँगा या नहीं पहुंचूंगा। ये आपको आर्किटेक्चर से देखकर और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा बहुत मेमोरी बेस्ड एजेंट्स की तरह ही है जो हमने गोल बेस्ड एजेंट डिस्कस किया था, आपको याद होगा। मॉडल बेस्ड एजेंट जो हमने डिस्कस किया था, सॉरी मेरे खुद जो है वो दिमाग में सारे एजेंट्स मिक्स हो गए। हमने याद है आपको मॉडल बेस्ड एजेंट डिस्कस किया था, उसमें जो हमारे पास आर्किटेक्चर था वो भी कुछ थोड़ा इस टाइप का था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। वो ये कि देखो ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के थ्रू एजेंट जो है वो सेंस करता है कुछ ना कुछ और देखता है कि व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ। अच्छा, अब यहाँ पर उसके पास स्टेट्स भी मौजूद है, उसके पास हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स ये सारी इन्फॉर्मेशन भी है, व्हाट माई एक्शंस डू मेरे एक्शंस क्या करेंगे ये इन्फॉर्मेशन भी उसके पास है। यहाँ पर वो गोल्स को तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेता है और अपने फैक्टर्स के थ्रू इन्वायरमेंट पे एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो आप देख रहे हो ना स्टेट, ये है व्हाट इट विल बी लाइक इफ़ आई डू एक्शन ए। अब इसके पास डिफरेंट आप कह सकते हैं कंडीशंस होती हैं कि मेरे पास है जो है वो पाथ ए भी है, मैं पाथ बी भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं पाथ सी भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब वो ये सोचता है कि अगर मैं पाथ ए सिलेक्ट करूँगा तो फिर क्या होगा, अगर मैं पाथ बी सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, क्या मैं गोल स्टेट पे पहुँचूँगा या नहीं। ये पावर होती है उसके पास थिंक करने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको गोल बेस्ड एजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप नाम से याद रख सकते हो, गोल बेस्ड मतलब कि मुझे गोल पर पहुँचना है। गोल पर पहुँचना है तो लाजमी सी बात है वो थिंक करेगा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, वो प्रीवियस हिस्ट्री को भी यूज़ करेगा और फिर एक्शन लेगा। तो आप अगर नाम को भी अपने ध्यान में रखो ना तो आप उससे उसकी अच्छी सी आप कह सकते हो अच्छे खासे नोट्स बना सकते हो और अपने पेपर में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आज हम बात करेंगे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स की और ये हमारे पास लास्ट टाइप है। जैसे कि हमने बात की थी ना, हमारे पास 5 टाइप्स के एजेंट्स होते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, टेबल ड्रिवन एजेंट्स, मॉडल बेस्ड एजेंट्स। और अगर मैं रिकैप की बात करूँ तो लास्ट वीडियो में हमने गोल बेस्ड एजेंट को डिस्कस किया था, मे बी आपको याद हो अगर आपने वीडियो वॉच की हो तो आज हम जो है वो लास्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं और उस लास्ट टाइप है हमारे पास यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, हाउ टू डिसाइड विच वन इज़ बेस्ट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का सारा काम ये होता है कि जब उनके पास एक गोल तक पहुंचने के लिए मल्टीपल स्टेट्स मौजूद है ना, मल्टीपल पाथ्स हैं, मल्टीपल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैं कौन सा डिसाइड करूं जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। इससे मुझे क्या पता चला इस लाइन को समझ कर कि इनके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी है, इनके पास इस मेमोरी की कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये प्रीवियस हिस्ट्री को देखेंगे ना कि हमने किस टाइप से एक्शन लिए थे तो हमें क्या रिजल्ट मिला था, ये उनको भी यूज़ करते हैं, ये अपने थिंकिंग को भी यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच भी यहाँ पर यूज़ हो रही होती है। अ गोल स्पेसिफिक अक्रूड डिस्टिंक्शन between a happy and unhappy state, but often need a more general performance measure that describes degree of happiness। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स इस तरह से काम करते हैं कि ये दे वर्क ऑन द यूटिलिटी वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। अब इनके पास अगर मल्टीपल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है ना तो ये क्या करेंगे कि हर एक की यूटिलिटी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी बेस के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए कौन सा पाथ, मेरे लिए कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट रहेगा और मैं कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करूँ। यूटिलिटी फंक्शन you state real indicating a measure of success or happiness when at given state। वही बात कि ये जब यूटिलिटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उन्हें पता चलता है कि कौन सी स्टेट मेरे लिए, कौन सा एक्शन मेरे लिए सक्सेस की तरफ जाएगा और कौन सा एक्शन मुझे गोल की तरफ नहीं लेकर जाएगा। अलाउज डिसीजन कंपेयरिंग चॉइस बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स एंड चॉइस बिटवीन लाइकहुड ऑफ सक्सेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल्स। कुछ अल्टरनेटिव्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि उन्हें गोल तक पहुंचा तो दें लेकिन थोड़ा देर से पहुंचाएं। मे भी हो सकता है कि वहाँ पर उन्हें ज़्यादा स्टेज से होता हुआ गुजरना पड़े, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, तो यहाँ पर ये वो पाथ सेलेक्ट करते हैं जो बेस्ट बन रहा है, जिसमें टाइम भी कम लगे, जिसमें ये कम रूट से होते हुए गुजरे हैं और इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। A utility-based agent is similar to the goal-based agents, but in addition to attempting to achieve a set of goals, the utility-based agent is also trying to maximize some utility value। बात आ गई यूटिलिटी वैल्यू की। यहाँ पर क्या होता है, यूटिलिटी वैल्यू को कैलकुलेट करता है। काम तो ये गोल बेस्ड एजेंट्स की तरह ही करता है, लेकिन एक एडिशन यहाँ पर ये होती है कि वो यूटिलिटी वैल्यू को कैलकुलेट करता है और फिर देखता है कि मेरे लिए बेस्ट आप अल्टरनेटिव कौन सा रहेगा, उसको सिलेक्ट करता है।
The utility value can be thought of as the happiness of the agent or how successful it is being. It may also take into account how much work the agent needs to do to achieve the goal. Utility value ये बताती है कि कितना काम करना पड़ेगा एजेंट को. अब फॉर एग्जाम्पल अगर 3 पार्ट्स हैं 1 2 3, तो अगर 2 से गुजरेगा तो मे बी उसको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़े, 3 से गुजरेगा तो मे बी उसको थोड़ी और ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़े. लेकिन अगर 1 से गुजरेगा तो उसकी एफर्ट भी कम लगेगी, उसको कम रूट लगेगा, उसको कम एफर्ट लगेगी, कम टाइम लगेगा. तो फिर वो यूटिलिटी वैल्यू को देखते हुए अपने लिए बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है. इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं. आर्किटेक्चर हमें दिखा रहा है कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के थ्रू सेंसर्स इनपुट ले रहे हैं, फैक्टर्स के थ्रू इन्वायरमेंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं. अब बीच के जो पार्ट्स ये स्टेट्स हैं ये क्या बता रही हैं, व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, इनके पास स्टेट भी है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, ये चीज़ें भी बता रहा है. इसके अलावा व्हाट इट विल बी लाइक इफ़ आई डू एक्शन ए, ये चीज़ हमारे पास गोल बेस्ड एजेंट में भी थी. वो डिसाइड करता है कि अगर मैं ये वाला एक्शन लूँगा तो क्या होगा, ये वाला एक्शन लूँगा तो क्या होगा. हाँ, अब यहाँ पर जो एडिशन है वो ये है कि हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच ए स्टेट एंड व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ. यूटिलिटी वैल्यू की बेस के ऊपर वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि मैं कितना हैप्पी रहूँगा अगर मैं सच इस स्टेट को या इस पाथ को सिलेक्ट करूँगा, मैं कितना अनहैप्पी रहूँगा अगर मैं इस वाले पाथ को सिलेक्ट करूँगा. तो ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं यूटिलिटी वैल्यू को यूज़ करते हुए. तो उम्मीद करती हूँ आपको यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट आसान अल्फाजों में 2 लाइन्स में बताऊँ तो वो ये कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स हैं वो यूटिलिटी वैल्यू के ऊपर काम करते हैं. और यहाँ पर काफ़ी सारे वेज हैं, अगर इनके पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हैं इनके पास, तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं अपने गोल तक पहुँचने के लिए. उम्मीद करती हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.